Hi, my name is Harsh Goswami and I prepared for NEET 2020 from Allen Kota by a 2-year program, that is 11th and 12th. It was my first attempt and I scored 677 marks out of 720 with a rank of 776. And I would like to share my experience of those 2 years with you all. So ये हुआ इंट्रो की बात, अब आते हैं काम की बात पे। तो एलन में सेकंड महीने में हमारा एसआरजी ग्रुप बना था एंड एसआरजी ग्रुप बनने के बाद मैं पहली बार में उसमें सेलेक्ट हो गया। तो स्टोरी कुछ बदल जाती है एसआरजी में आने के बाद, क्योंकि चीज़ों का लेवल बढ़ जाता है, पेपर का लेवल बढ़ जाता है, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का। स्पेशली फिजिक्स का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है तो हम लैग बिहाइंड करने लग जाते हैं बाकी बच्चों से, कंपटीशन बढ़ जाता है। तो थोड़ा डिसहार्टनिंग होता था उस समय हमारे लिए। ऑलमोस्ट पूरी 11th में अपना नहीं कोप अप कर पा रहे थे फिजिक्स के एसआरजी पेपर से, नहीं कोप अप कर पा रहे थे क्योंकि हम फिजिक्स पर गलत तरीके से रहे थे। हम फिजिक्स को समय फॉर्मूला याद कर, मैं तो यही करता था इनफैक्ट, फॉर्मूला याद करता था, उसको दीवार में चिपका लेता था, समझता था फॉर्मूला याद हो गया तो बस सब हो जाएगा, नहीं या पार है। ऐसा नहीं होता फिजिक्स में। फॉर्मूला याद करना नहीं भी करोगे ना तब भी चल जाएगा। फॉर्मूला आया कहाँ से, फॉर्मूले की एप्लीकेशन क्या है, फॉर्मूले का पर्पस क्या है, कब लगाना है कब नहीं लगाना है, प्रोज एंड कॉन्स अगर आपको पता होंगे फॉर्मूला के, यू विल रॉक द फिजिक्स। ओके, आप उसके बाद आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। 12th में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत बढ़ा दी थी, इसीलिए मेरी फिजिक्स सुधरी थी एंड 12th में मैं ईजिली उन फिजिक्स के एसआरजी पेपर में भी अच्छा परफॉर्म कर पा रहा था। और इसके बाद एक जनरली मतलब सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई तू फ़ोन कितना यूज़ करता था। फ़ोन तो मेरे पास कीपैड वाला फ़ोन था, उसमें मेमोरी कार्ड नहीं था, तो गाने भी नहीं थे, तो कुछ भी नहीं था, बस ठीक है सिंपल था। कुछ सब मेरे को फ़ोन का ऐसा कुछ एडिक्शन भी नहीं है, तो मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं, फोकस रह पाता था, फ़ोन नहीं था तो। अच्छा, फोकस रहने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम छोटे छोटे गोल्स में अपनी जर्नी को बांट सकते हैं। हम हर मंथली एग्ज़ाम के लिए अगर हम प्रिपेयर करें, सोचें कि हम पिछली बार से बेटर परफॉर्म करेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर है कि हम ये सोचें कि हमारा कुछ भी परफॉर्मेंस आता हो। होता है ना, एक तरीका होता है बच्चों का खुद को मोटिवेट करने का कि यार मेरा परफॉर्मेंस गंदा है, चलो कोई बात नहीं, नीट में फोड़ेंगे। हाँ ठीक है, वो सोचना ठीक है, बट आपको सोचना पड़ेगा कि मैं अगले पेपर में कैसा परफॉर्म्स करूँ। आप ये सोचो कि मैं नीट में अच्छा करूँगा पर अगले पेपर के बारे में ना सोचो, तो ये कोई तुक नहीं बैठा इस बात का। आपको छोटे छोटे पेपरों के बारे में सोचना पड़ेगा, उनके लिए फोकस रहना पड़ेगा, मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि उनमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमें अंदर से अच्छा लगता है, फिर पढ़ने की इच्छा और आती है कि हाँ यार हम अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा कर सकते हैं तो और अच्छा क्यों ना करें। तो ये सब हमें अच्छा लगता है फिर पढ़ना। उसके बाद अच्छा, इसके अलावा हम अप्स एंड डाउन्स तो वहाँ पे चलते रहेंगे ना, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। कभी आपका सब कुछ अच्छा जा रहा है, लगातार 3-4 पेपर बहुत बढ़िया है, कभी 3-4 पेपर बहुत बेकार भी जाएंगे, तो ये तो देखो अपने को चलता रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, उसकी वजह से ज़्यादा हमको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मेरे को याद है मेरा 12th में स्कोर आया था 716 मार्क्स थे मेरे 720 में से, वो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था और वो कॉमन टेस्ट था, तो मेरी ऑल इंडिया कोटा में जितने भी बचे थे उसमें फर्स्ट रैंक आई थी। काफ़ी खुश था मैं, ठीक है। इसके बाद मेरी रैंक पीछे भी हुई है और उसके बाद दोबारा ऊपर भी गई है, तो ऊपर नीचे चलता रहता है। जैसे मेरा नीट मेरे को इतनी मतलब मेरे को थोड़ा ज़्यादा उम्मीद था, बट ठीक है यार, आ गया तो ठीक है ना, क्या हो गया, डॉक्टर बन जाऊँगा, बढ़िया अच्छा वाला डॉक्टर बन जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऊपर नीचे चलता रहता है। खैर, इसके अलावा जो हमारा बैच था वो ऑल बॉयज़ बैच था, तो उसमें ऐसा डिस्ट्रैक्शन कोई अट्रैक्शन कुछ खास था नहीं। पर अगर मैं सच बताऊँ तो हाँ, मुझे को एक लड़की पसंद थी, इनफैक्ट है, पर मैंने उसे पूरे 2 साल में कभी हाय तक नहीं बोला था, क्योंकि मेरा गोल क्लियर था, मेरा एम क्लियर था। सब देखो 2 साल के लिए यार हम इन चीज़ों में ना पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे मुझसे पूछते थे वहाँ पर जनरली कि भाई तो करंट पे फोकस करता है या जो टेस्ट आने वाला होता है उस पर फोकस करता है। देखो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट जो है हमारा वो हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उससे बेटर आपको अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में मिल ही नहीं सकती है जिस समय वो करंट चल रहा है। और रही बात टेस्ट की, हाँ तो ठीक है, टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, बूस्ट करते हैं मॉरल को, आपको मोटिवेट करते हैं, कंपटीशन वाली फीलिंग अपने अंदर स्पिरिट जनरेट करते हैं। बट कभी कभी होता है यार, 1 महीने में 2 टेस्ट हो जाते हैं, यार हम बीमार पड़ गए या टाइम कम था, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। आपको चुनना हो कि मैं करंट बचा लूँ या फिर मैं टेस्ट बचा लूँ, गो विद द करंट। मैं तो करंट के साथ जाना प्रेफर करता था, क्योंकि अगर अपने ये टेस्ट कम हुआ तो कोई बात नहीं यार, आप इस टेस्ट का जो सिलेबस है पुराना वाला, आप उसको तो स्ट्रॉन्ग कर चुके हो ना, तो आप बाद में इसको कोप अप कर लोगे। 5-6 नंबर का फ़र्क पड़ना है, 5-10 नंबर का। बट यार अगर आपका करंट बिगड़ गया तो बहुत बड़ा लॉस आपको फ्यूचर में है, तो वो नहीं करना अपने को। अच्छा, अगर मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ तो फिर एक ये होता है कि भाई तो बोर्ड कैसे हैंडल, यार बोर्ड के लिए इतना क्यों ऐसे स्ट्रेस आउट होते हैं यार, बोर्ड ना हो गया क्या, अरे कुछ नहीं होता है यार, बोर्ड 1.5 महीना पढ़ के भी अपन को अगर 70% से ज़्यादा तो लाने हैं यार।
70% के ऊपर सब सेम बराबर है, कोई नहीं पूछना है किसी को। सब अगर नीट क्रैक कर लिया तो कोई नहीं पूछ रहा यार। मेरा भी 1 महीना पढ़ के 96.4 आ गया था। क्यों आ गया था? अरे भाई 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, एक इंग्लिश और आपकी जो आपकी इच्छा हो, आप जो भी लेना चाहते हो। जैसे जनरली फिजिकल एजुकेशन लेते हैं 2 पढ़ने हैं, क्योंकि 3 तो आपको पढ़ाए जा रहे हैं ना, तो आपको 2 ही पढ़ने हैं। तो उसके लिए यार 1.5-2 महीना बहुत होता है, ईजिली सब कुछ हो जाता है, कोई इसमें सब दिक्कत वाली बात नहीं होती। खैर, अगर मैं अब सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊं कि सब्जेक्ट वाइज कैसे चीज़ों का हैंडल करना चाहिए, तो मैंने आपको फिजिक्स के लिए बता दिया, कॉन्सेप्ट बनाओ, अंडरस्टैंड करो चीज़ों को, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो। आप एक सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी काफ़ी इसको हल्के में लेते हैं लोग, ज़्यादा हल्के में लेने लायक सब्जेक्ट है नहीं है। इसको याद करना ईजी होता है, सबको याद हो जाता है, शायद इसलिए हल्के में लिया जाता है। पर याद हो गया, पेपर में आया, हमको नहीं चमका। क्यों नहीं चमका? रिवीजन में कमी थी। आपको रिवीजन भी भैया इसको लगातार करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। एक बार आपने पढ़ लिया इसको, जैसे मेरा इवनिंग मैच था, रात में मैंने पढ़ लिया उसको, मैं सुबह पक्का रिवाइज, बायो को मैं नहीं छोड़ना, बायो से नहीं, बायो इज गॉड, उसको नहीं छोड़ता था। तो सुबह तो बायो का अपन को रिवाइज करना ही पड़ेगा। रिवाइज कर लिया, आपको मोर और लेस देखो 80% दिमाग में बैठ जाता है अगर आपने रात को पढ़ के सुबह रिवाइज कर लिया तो। फिर आप क्या कहते हैं उसको, कभी भी रिवाइज कर सकते हो, नहाते टाइम रिवाइज कर सकते हो, आप कोचिंग तक जा रहे हो तब रिवाइज कर सकते हो, खाना खा के कोई नहीं मिला जिस दिन बात करने का, नहीं टाइम मैच हो, कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? रिवाइज करो, क्या दिक्कत है? क्योंकि आप तो एक बार रिवाइज कर चुके हो तो आपको। और मैं बताऊं, अगर आप बुक से नोट्स के बिना रिवाइज करते हो, कॉन्फिडेंस बायो में अलग ही लेवल पे होता है, मतलब मज़ा आ जाता है अगर बिना बुक्स के नोट्स के अगर आपने बायो को रिवाइज कर लिया। और इसी के जैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, उसमें फिर लोग बोलते हैं यार एक्सेप्शन। अरे भाई एक्सेप्शन मैं भी बहुत बोलता था यार, इसमें तो एक्सेप्शन है, 11th में करता था 11th क्लास में ही, इसमें तो एक्सेप्शन है, मैं नहीं पढ़ना इसको, मुझे नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं कर सकते आप, पढ़ना तो देखो पड़ेगा। तो एक्सेप्शंस को आपको दिमाग में फिट बिठाना है कि हाँ ऐसे होते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्सेप्शन होने चाहिए, ये बातें मेरे दिमाग में होनी चाहिए, ऐसी ऐसी बातें होती हैं, ये एक्सेप्शंस होते हैं, उसको माइंड में रख के ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को बार बार करना ही पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स की बहन है, उसमें भी कुछ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड क्वेश्चंस, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें थ्योरी एंड क्वेश्चंस का परफेक्ट बैलेंस चाहिए आपको। आप सिर्फ थ्योरी और सिर्फ क्वेश्चन के बलबूते पर कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ कि जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म को एंड ऑफ द डे हमें याद करना पड़ेगा, सबको पता है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, याद तो करना पड़ेगा। अब ये होता है ना कि यार सिर्फ इसको याद कर लें कि यार ये आएगा तो ये बना दूंगा, या फिर इसके मैकेनिज्म पे जाएँ, दोनों करना है। क्यों करना है? क्योंकि कुछ रिएक्शंस होते हैं सीधा आएगा, ये बिल्कुल ना आँख बंद करके टक टिक करना है, और कुछ रिएक्शन होते हैं जिनके अगर थोड़ा बहुत भी चेंज कर दूँ मैं रिएक्टेंट्स को, या फिर थोड़ा बहुत भी चेंज कर दूँ कंडीशंस को, तो चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, इन्वर्जन हो जाता है, कुछ हो जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं। तो उसके लिए मुझे स्टेप वाइज मैकेनिज्म के बारे में चीज़ों को पता होना पड़ेगा। अब मैं कैसे पता चले कि भाई इसका हमें सीधा डायरेक्ट याद रखना है, इसका मैकेनिज्म भी याद रखना पड़ेगा स्टेप वाइज। क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सीधा सवाल आता है, इसका स्टेप वाइज से सवाल आता है, तो आप उसको ईजिली कर पाओगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको बहुत हल्के में ले लिया जाता है कि क्वेश्चन की क्या ज़रूरत है, तो केमिस्ट्री तो है, रिवाइज करते जो होता है करना, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपको अच्छी खासी नीड होती है। अच्छा, एक टॉपिक होता है थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पढ़ाया जाता है, बढ़िया टॉपिक है, पर लोग इसे डरते हैं। सिंपल सा रीज़न है, फॉर्मूले 10-20 याद कर लेंगे तो क्यों नहीं डर लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, थर्मोडायनेमिक्स चाहे केमिस्ट्री में पढ़ाई जाए चाहे फिजिक्स में पढ़ाई जाए, होती वो थर्मोडायनेमिक्स ही है। अगर हम एक वर्क वाली कॉन्सेप्ट को जो कंट्रोवर्शियल रहता है थोड़ा, उसको इग्नोर करके चलें, उसको एक बार साइड मान लें, बिल्कुल सेम चीज़ है, थ्योरी भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, फॉर्मूले भी सेम होते हैं। पर बच्चे इसको माना लेते हैं कि ये तो 2 ही अलग चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट हमारे साथ भी होता था ऐसे, हमने पूछा भाई इसका क्वेश्चन बता यार, इसका बता, इसका आंसर बता, तो पहला सवाल उसका क्वेश्चन नहीं पढ़ा उसने, क्वेश्चन देखा भी नहीं, क्या है कुछ मतलब नहीं, भाई केमिस्ट्री का फिजिक्स का, क्यों? अगर केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद करेगा, फिजिक्स का तो फिजिक्स के फॉर्मूले याद करेगा, जबकि उसको ये बात नहीं पता है, थोड़ा बहुत तोड़ो मोड़ो सेम फॉर्मूले हैं, पर नहीं, दुगने फॉर्मूले याद करने से मज़ा आएगा, पता नहीं क्यों। देखो थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम एक ही तरीके से ले तो अच्छा है, बस हम दिमाग में ये बैठा लो कि वर्क आएगा तो हमें फिजिक्स केमिस्ट्री में अलग सोचना है, इसके अलावा तो यार सोचना ही नहीं है, एग्जैक्टली सब कुछ सेम ही होता है, इतना कुछ टेंशन लेने की बात नहीं होती थर्मोडायनेमिक्स में। अब ऐसे भी नीट क्रैक करने के लिए कोई आइंस्टाइन ब्रेन नहीं चाहिए, एक एवरेज माइंड भी है, आपका वो डिटरमाइंड है, रेगुलर है, मोटिवेटेड है, फोकस्ड है, यार इजीली वो नीट क्रैक कर सकता है। उसको कोई इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है अलग अलग बुक्स के लिए, एनसीईआरटीज़ को फॉलो करे, अपनी कोचिंग मॉड्यूल्स को फॉलो करे, नोट्स पे फोकस करे, वो इजीली इसको क्रैक कर सकता है। एक्स्ट्रा नोटबुक्स की आपको कोई इसमें ऐसी ज़रूरत वाली बात ऐसे होती नहीं है। और
हमको ना, अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमको आखिरी के लिए प्रिपेयर करना है। मतलब मैं बताता हूँ, आखिरी के 1-2 महीने बचे हैं, हमको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक में हमको अक्सर दिक्कत आती है, ये टॉपिक हमको याद नहीं होता, या फिर ये टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम उसका क्वेश्चन एकदम 99% ठीक मार के आते हैं। तो आखिरी के 1-2 महीने में हम उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें, उसकी थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दें, उसकी थ्योरी को पढ़ें, और फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान दें, या फिर फिजिक्स में केमिस्ट्री के अगर कोई ऐसे टॉपिक हैं जो आपको दिक्कत देते हैं तो उनकी थ्योरी पढ़ें। सबकी थ्योरी पढ़ने का टाइम तो होता ही नहीं है, तो उसके लिए तो जाना ही नहीं है, वो कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास कि मैं सब कुछ दोबारा पढ़ूंगा, मैं तो हीरो ना, कुछ नहीं होगा, हीरो नहीं, जीरो बन जाएंगे हम। नहीं पढ़ सकते हम आखिरी में सब कुछ, हमें पहले से ये प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी कि ये ज़्यादा मुझे पढ़ना है आखिरी में, या ये ज़्यादा पढ़ना है, अपन को पहले से पढ़ना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूँ होती है, नीट के लिए कह लो चाहे लाइफ के लिए कह लो, कि अगर आप कोई गलती करते हो, मैं रात को क्वेश्चन करने बैठा, मैंने 3-4 गलतियाँ कर दी हैं, या फिर मैं क्लास में गलतियाँ कर चुका हूँ, टीचर को गलत आंसर बता दिया है, तो अपने आप को समझाओ, हाँ चल कोई बात नहीं, अगली बार बेटर करेगा। बुरा फील होता है, आई एग्री, थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, बट इतना ज़्यादा बुरा मत फील करो कि बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हो, क्योंकि दुनिया बहुत अच्छी है, वो आपको बहुत बुरा फील कराएगी, मज़ा आ जाएगा आपको। आप थोड़ा सा गलत सवाल पूछो, सब हंसेंगे, खूब मज़ा आएगा आपको, खूब अच्छा फील होगा आपको। तो उसकी टेंशन मत लो कि बुरा फील कराने का काम दुनिया का है, उसकी टेंशन मत लो। पर अगर आप छोटी से छोटी अचीवमेंट करते हो, मान लो मैं क्वेश्चन करने बैठा, मेरे 10 क्वेश्चन लगातार एकदम सही आंसर आ गया, ठीक है यार, कोई अचीवमेंट नहीं है कि तालियां बजाएं आपके लिए लोग, और बजाएंगे भी नहीं वैसे भी। खुद को शाबाशी दो, खुद को इंकरेज करो, खुद को बूस्टअप करो, तब कुछ होगा। दुनिया नहीं करेगी आपको हेल्प, अभी तो आपके पेरेंट्स फिर भी आपको थोड़ा बहुत शेयर करेंगे, बाद में कोई आपको नहीं करने वाला। खुद को बुरा फील कराने के लिए सबको ही, अच्छा फील कराने के लिए कोई नहीं होता, खुद को अच्छा फील कराना पड़ेगा, खुद के लिए शाबाशी, खुद के लिए तालियां बजानी पड़ती हैं, और ये करनी ही चाहिए। खैर, ये था मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस, मेरी जर्नी, एंड आई होप कि लोगों की इससे हेल्प हो, एंड वो मोटिवेटेड रहो यार, खुद पे भरोसा करो, यू ऑल कैन डू इट। एंड में मैं टीम टारगेट मेडिकल को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन लोगों ने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि मैं अपनी जर्नी को सबके साथ शेयर करूँ। थैंक यू।